आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, आर्यन का जो अर्थक्वेक वाला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफी और आपका मेडिकली स्केल। ठीक है, और फोकस तो आपको पता है जो सेंटर होता है उसमें अर्थक्वेक का। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या है। मैग्नीट्यूड है कि कितना साइज़ का भूकंप आया है। ठीक है, कितना साइज़ का भूकंप आया है और वो मेज़र होगा तुम्हारा रिएक्टर स्केल पे। ठीक है, रिएक्टर स्केल पे ये वाला मेज़र होगा। और तुम्हारा इंटेंसिटी अर्थक्वेक के रिलेटेड हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसका मीनिंग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो भूकंप आया है ये इफेक्ट कितना डाला है ह्यूमन लाइफ के ऊपर या बिल्डिंगों के ऊपर। ठीक है, आपको अगर इफेक्ट और इफेक्ट ये दो मालूम हुआ, मतलब AFFECT और एक ये वाला इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको मालूम है। सॉरी, थोड़ा मैं इंग्लिश ला रहा हूँ क्योंकि आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बैठने से पहले। तो आप अगर इफ़ेक्ट और इफेक्ट के बारे में जाने तो एक है ई वाला इफेक्ट। ठीक है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस है। ए वाला इफेक्ट मतलब क्या, जिसके कारण आपको प्रभाव गिर रहा है, और इफेक्ट क्या हो गया कि जो प्रभाव तो गिर गया, पावर के गिरने के बाद अभी जो दिखने में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ज़्यादा तो नहीं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, तो आप अगर बारिश में भीग रहे हैं तो आप लोग उस समय क्या बोलेंगे, इफेक्ट, ए वाला इफेक्ट। और अगर बारिश ख़त्म हो गया, आपका अभी कॉन्सिक्वेंस हो गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया भीगना, तो आप क्या देखेंगे, पूरा शरीर आपका भीगा हुआ, तो उससे बोलेंगे बारिश से मेरे को इफेक्ट हुआ ये वाला। तो चलिए ये छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एपी सेंटर तो आपको मालूम है जहाँ से ओरिजिनेट होता है हम लोग का अर्थक्वेक, उसका हम एपी सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। वोल्केनिज्म ज़्यादातर एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्टिव और डोरमेंट और एक्सटिंग ये सब पता होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, ये सब किस तरह का होता है। एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से बस एग्जाम्पल पूछा जाएगा, या नहीं तो कोई भी पहाड़, मतलब पहाड़ नहीं, वोल्केनो दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको जानना है। तो अर्थक्वेक के बारे में 2-3 पॉइंट छूट गए जो कि मैं फिर से बताना तो कि अर्थक्वेक जो है ना, देखो, पहले अर्थक्वेक होने से पहले एक केमिकल हम लोग का एटमॉस्फेयर में फैलता है, जिस केमिकल का नाम है रेडॉक्स। ठीक है, या रेडॉन। ये केमिकल पहले एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो अगर कोई भी साइंटिस्ट अगर ऐसा डिवाइस बना पाए जो ये रेडॉक्स का मतलब प्राप्त कर ले, रेडॉक्स का ये मतलब केमिकल रिएक्शन का प्राप्त कर ले, तो हम लोग जान सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं। पर ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर जगह डिवाइस लगाना एक एफोर्डेबल नहीं है, एक परमिसिबल प्राइस में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये सब नहीं लगाते हर जगह। तो हम लोग को इसलिए, हम लोग को कुछ होने से पहले हम लोग को इसलिए पता नहीं चलता है। अगर लगा सकते हैं तो पूरे वर्ल्ड में तो सही है। चलिए आगे अभी देखते हैं कि 3 तरह के वेव है। ठीक है, मतलब 3 तरह के तरंगे हैं। तरंगे मतलब जैसे कि आपको पता है एक एपी सेंटर होता है अर्थक्वेक के आने से पहले। तो एपी सेंटर में क्या होता है, उससे पहले एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन में क्या होता है, वेव होता है। तो वेव 3 तरह का वेव भेजता है धरती के नीचे से, मतलब अर्थक्वेक आने से पहले। वो 3 तरह का वेव कौन सा है, एक है पी वेव, एक है एस वेव, एक है एल वेव। तो हम लोग पी वेव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पी वेव क्या है, पी वेव आपको मैं अगर नाम दिखाऊं, आपको ये नाम ऐसे दिख जाएगा। तो आपको नाम दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पी वेव, टाइप्स ऑफ वेव, पी वेव और एस वेव और एल वेव। पी वेव के बारे में बोल तो पी वेव ये ऐसा पहला वेव है जो पहली, मतलब सबसे पहले तुम्हारा मतलब पी एक ऐसा वेव है जो सबसे पहले हम लोग का अर्थ का सरफेस पे पहुंचता है, और ये 8 किलोमीटर सेकेंड्स के स्पीड से मतलब दौड़ता है वेव टू। ठीक है, वेव, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में से जा सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट ही आप लोग को याद रखना है पी और एस एल एल वेव के बारे में, और इन दोनों का क्या क्या विशेषता है ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
और अभी अगर हम लोग एस तरंगे के बारे में पढ़ें तो एस तरंगे ये सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो ये तरंगे है, मतलब ये वाला वेव है, वो सॉलिड में चल सकते हैं, पर वो लिक्विड में चल नहीं सकते, मतलब चल नहीं सकते मतलब लिक्विड में पास नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका गति होता है 4 to 6 किलोमीटर सेकेंड के स्पीड से जा सकता है। और एक चीज़ बता दो, अभी एल तरंगे सबसे लॉन्ग पीरियडिक वेव है जो कि सरफेस में आने के लिए समय लेता है, ठीक है। मतलब इतना लॉन्ग पीरियडिक है कि ये सबसे लास्ट में निकलता है एपी सेंटर के ऊपर, जहाँ पर आपका केंद्र होता है भूकंप का, तो वहाँ पर सबसे लास्ट में उभर के आता है। और ये क्या होता है, ये इन तीनों वेव में से आपका पी एस और एल, PSL पाकिस्तान सुपर लीग भी पकड़ सकते हो, तो ये इनमें से तीनों में से ये सबसे खतरनाक वेव होता है ये एल वाला वेव, ठीक है। ये अगर किसी भूकंप से निकला तो मतलब वहाँ विनाश ही विनाश दिखाई देगा, जैसे कि अभी सीरिया और तुर्की में दिखाई दे रहा है। तो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन वेवों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये एल तरंगे है। और याद रखना है एस वेव में से एस वेव का एक चीज़ क्या है कि वो सॉलिड में चल सकता है पर लिक्विड में जा नहीं सकता, ठीक है। और एल तरंगे सबसे लेट से निकलता है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, एस और एल, सॉरी नहीं, पी और एस कैसे जाता है, एक दूसरे को पुश करके जाता है। मतलब एक वेव आएगा, उसके पीछे और एक वेव आएगा, तो एक पीछे वाला वेव क्या करेगा, आगे वाले वेव को पुश करेगा, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। पर एल जो वेव है वो क्या करेगा, एल वेव ये करेगा कि आपका ये जिगजैग मोशन में जाएगा, जिगजैग। और जैसे कि हम लोग को मालूम है इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक क्या होता है वो किस में मापा जाता है, वो सिस्मोग्राफी ग्राफ में मापा जाता है। पर एक चीज़ है, स्केल है, और एक मतलब आपका इंटेंसिटी मापने वाला स्केल तो एक रिएक्टर स्केल भी हो गया, ठीक है। और आप लोग मतलब सिस्मोग्राफी भी है, रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मापने के लिए होता है। और तुम्हारा ये रोसल फेरल स्केल, ये वाला हम लोग सभी को पता नहीं होता है, पर ये क्वेश्चन SSC में आया था। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको मालूम नहीं है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि आप लोग याद रखें। तो याद रखना, रोसी फोरल स्केल, क्या नाम है, रोसी फोरल स्केल, क्या नाम है, रोसी फोरल स्केल। ये क्या मापने का आता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो आप लोग को दे दिया जाएगा इनमें से कौन सा इंटेंसिटी मापने वाला स्केल है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें सिस्मोग्राफी में नहीं जाएगा आपका आपका ये वाला दे दिया जाएगा, ठीक है, रोसी फोरल स्केल। तो आपको रोसी फोरल स्केल मार्क के आना है एग्जाम में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग देख लेते हैं कि किस किस जगह में भूकंप आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ आपका बेल्ट है, कहाँ कहाँ पर आपका भूकंप आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पहला तो ये है कि आप ये जो लाइन देख पा रहे हैं, ये वाला जो लाइन है इसको बोलता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और इसका नाम है पूरा अगर नाम बोले तो ये हम लोग नाम क्या देते हैं इंग्लिश में, ये देते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। तो याद रखना ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट। और यहाँ पर ही भूकंप का 63%, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम भूकंप यहाँ से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है तुम्हारा ये वाला बेल्ट, ठीक है। ये आपका यूरोप और कुछ एशिया का, और हम लोग का भारत भी देख सकते हैं इसमें है। तो इस बेल्ट का नाम हो गया मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और यहाँ पर 21% भूकंप, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना सारा भूकंप होता है उसका 21% भूकंप यहाँ पर ही आता है, ठीक है। तो इसलिए सीरिया उरिया देख सकते हैं, तुर्की उर्की ये सब इसका चपेट में लिपटा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला बेल्ट, ठीक है, ये वाला बेल्ट का नाम है आपका मिड एटलांटिक बेल्ट। और यहाँ में 16% पूरा ऑल ओवर अर्थक्वेक जितना भी होता है वर्ल्ड में, उसका 16% भूकंप यहाँ पर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम आया करता है हिसाब से
पर आपको सारा याद रखना है। तो रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर ये वाले बेल को बोलते हैं। आपको बहुत एग्जाम में पूछा गया है और इसको सर्कम पैसिफिक बेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये नाम याद करके जाना है क्योंकि वो कॉमन नाम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है। और भूकंप आने का मेन कारण क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो है वोल्केनिक इरप्शन, फिर है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब क्या होता है? जब आपका कोई भी हिम फटता है, ठीक है, मतलब आइस आइस जो होता है आइसबर्ग, अगर आप लोग एटलांटिक और आपका आर्टिक ओशन में जा पाए तो उधर में बहुत सारा आइसबर्ग गिरा हुआ है। अगर वो सब टूटता है, ठीक है, तो वो सब टूटने से भी आपका भूकंप आता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि ड्यू टू द इम्बेलेंस ऑफ अर्थ प्लेट, मतलब टेक्टोनिक प्लेट के कारण घिसकने से भी आपका भूकंप आता है। ये आपको तो बहुत बच्चे से ही पता होगा कि टेक्टोनिक प्लेट होने से घिसकने से आपका भूकंप आता है। तो ये सब कुछ कारण है जो कि आपको कुछ एग्जाम में काम आ सकते हैं। ज़्यादातर ये सब काम आपको एसएससी में शायद नहीं आएगा, पर आपको ईपीएससी और पीसीएस एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा राइटिंग प्रैक्टिस में। तो आपको ये सब जानना ज़रूरी हो जाता है उस समय के लिए।